आली और अंग्रेजन बहू की मुंह दिखाई। अरे माँ, और कितना समय वेस्ट करवाओगी ये मुहूर्त निकलवाने में? हाँ। अरे तू अपना मुंह बंद करके चुप रहे। तुझे पता है ना, मुहूर्त के हिसाब से अगर कोई काम होता है तो वो बहुत अच्छा और शुभ होता है। अरे बेटा रहने दे, नहीं तो तेरी माँ के सिर पर चंडालनी आ जाएगी और तेरा भूत उतार देगी। सही कह रहे हो पिताजी। माँ को अगर गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। अंकित की बात पर विनोद भी खिलखिला उठता है। तभी कोकिला अंकित से कहती है। अरे बेटा, ये तो बता, तूने अभी तक अपनी होने वाली पत्नी की मुझे तस्वीर नहीं दिखाई। अरे कब दिखाएगा उसकी तस्वीर? जरा मैं भी तो देखूं तेरी होने वाली पत्नी दिखती कैसी है। उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक नाक है और एक पूरा शरीर है, जैसे कि हर किसी के अंदर होता है। और माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हो। अभी मेरे पास फोटो है नहीं, और फोटो में देखकर क्या ही करोगी। कुछ समय में हमारी शादी हो जाएगी, तब आप अपने सामने ही देख लेना कि आपकी बहू कैसी लगती है। वैसे भी आप उसकी मुंह दिखाई तो करोगी ही। अंकित के ये कहने पर कोकिला चुप रह जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे विवेक से कहती है। इससे अच्छा तो मेरा बेटा विवेक है। छोटा है और उसने अपनी पसंद की लड़की भी अंग्रेजन ढूंढी है। अब तो पूरे खानदान में हमारे ही चर्चे होने वाले हैं। अरे जैसी अतरंगी माँ वैसे ही अतरंगी बेटा अपनी ही तरह एक अतरंगी सतरंगी बहू लेकर आने वाला है। पिताजी, मेरी अंग्रेजन होने वाली पत्नी बेशक अंग्रेजन है, लेकिन उसके अंदर संस्कार बिल्कुल हिंदुस्तानियों की तरह है, क्योंकि उसके पिताजी भी हिंदुस्तानी थे। विवेक की बात सुनने के बाद विनोद वहां से चला जाता है। ऐसे ही बहुत देर बाद पंडित एक मुहूर्त निकालता है। 1 हफ्ता बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। सारे ग्रह शांत बैठे हैं, लेकिन उसके बाद जो मुंह दिखाई की रस्म होती है उसे करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? मुंह दिखाई की रस्म तो शादी के अगले दिन ही होती है। फिर हमें मुंह दिखाई की रस्म करने में 1 हफ्ता क्यों लगेगा? बहन जी, शादी के मुहूर्त के बाद सारे ग्रह एक स्थिति पर आ जाएंगे, और उनका एक स्थिति पर आना अच्छा नहीं है। इस समय अगर आप बहू के चेहरे न देखो तो ही अच्छा है। चलो पंडित जी, आप जैसा कहते हो हम वैसे ही करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानी या विपदा आए। पंडित के कहे मुताबिक 1 हफ्ते बाद की शादी की तारीख निकल जाती है। कोकिला बहुत धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी करती है और अपनी बहू को घर पर ले आती है, जिसमें से एक अंग्रेजन होती है और एक बहू बहुत लंबा घूंघट और पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखती है। अरे बहू, क्या बात है, तूने बड़े ढके ढके कपड़े पहने हैं। दरअसल माँ जी, बात यह है कि ठंड आने वाली है और आपने बताया था कि मुहूर्त के हिसाब से हमें 1 हफ्ते बाद की मुंह दिखाई की रस्म रखनी है। बस इसीलिए इतना लंबा घूंघट किया है और पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं। अच्छा बहू, ऐसी बात है। चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी बात का मान रख रही हो। कोकिला ऐसा कहती ही है कि इतने में उसकी अंग्रेजन बहू एलिना अपना घूंघट हटा देती है। ओहो, कितना भारी घूंघट है। ये मुझसे तो घूंघट किया जा ही नहीं रहा। बड़ी ही घुटन महसूस हो रही थी। माँ जी, मैं तो बिना घूंघट के ही रहना चाहूंगी। अलीना अंग्रेजन थी, जिसके चलते कोकिला उसे कुछ नहीं कहती। तेरा ही डर था बहू, मुझे पता था कि तुझसे घूंघट नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, अब तूने हटा दिया तो हटा ही दिया। चल बहू, तू भी अपना घूंघट हटा दे। कोकिला के इतना कहते ही भूमि अपने घूंघट को पकड़ लेती है और कहती है। नहीं माँ जी, मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करना चाहती। मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ। 1 हफ्ते बाद जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी तब मैं अपना घूंघट ऊपर करूंगी। उससे पहले मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में कोई भी गड़बड़ हो। ये सुनकर कोकिला उसे कुछ नहीं कहती। घर के सभी सदस्य दोनों बहू के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और दोनों को ही एक समान समझते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है और कोकिला अपने घर पर मुंह दिखाई की रस्म रखती है। आज मैंने पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया है अपने घर पर। आज तो मेरी दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म है। जरा देख कर आऊं, भूमि अभी तक तैयार हुई या नहीं। कोकिला जैसे ही उसके कमरे में जाती है, उसने घूंघट हटा रखा होता है। वो फौरन अपनी सास के आते ही घूंघट से अपने चेहरे को ढक लेती है। ओहो बहू, तू घूंघट ऐसे ढक रही है जैसे मैं तेरा कोई जेठ या ससुर हूं। अरे माँ जी, मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से होनी चाहिए ना। आप मेरा चेहरा बस थोड़ी ही देर में देख लोगी। अच्छा बहू, थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला आने वाला है घर पर। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। कोकिला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों बहू घूंघट करके मुंह दिखाई के रस्म के लिए हॉल में आ जाती हैं
और कुर्सियों पर बैठ जाती है। देरी किस बात की है? एक के बाद एक मुंह दिखाई की रस्म कीजिए और मेरी दोनों बहू को उनकी सुंदरता के चलते नेक देते चाहिए। कोकिला बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी सबसे प्यारी सहेली विनीता मुंह दिखाई की रस्म के लिए उठती है। वो सबसे पहले अंग्रेजन बहू का घूंघट ऊपर करती है और उसका गोरा चिट्टा चेहरा देखकर उसे मुंह दिखाई देती है। जिसके बाद वो भूमि का घूंघट ऊपर करती है। उसका घूंघट उठाते ही, उसका काला चेहरा देखते ही वो घूंघट नीचे कर देती है। हे भगवान, इतनी काली बहू! कोकिला, तूने ये क्या कर दिया? अब तो तेरे पोते पोती भी काले ही होंगे। विनीता केवल अंग्रेजन बहू एलिना को ही शगुन देती है और भूमि को शगुन दिए बिना ही वहां से चली जाती है। जिसके बाद एक एक करके सभी औरतें आती हैं और मुंह दिखाई की रस्म करके जाती हैं। सभी औरतों में से केवल कुछ ही औरतें बेचारी भूमि को शगुन देती हैं, बाकी सभी अंग्रेजन बहू को ही शगुन देती हैं। इसी के चलते एक औरत कोकिला के कान भरने उसके पास पहुंच जाती है। कोकिला, तेरा बेटा तो इतना सुंदर और खूबसूरत है, तूने इतनी काली बहू कहाँ से ढूंढ ली? काली बहू? क्या बात कर रही हो विनीता? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, समझदार है और अच्छी खासी नौकरी भी करता है। वो किसी काले लड़के से तो शादी नहीं कर सकता। तुम खुद ही मुंह दिखाई कर लो, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। विनीता के कहने पर आखिरी में कोकिला मुंह दिखाई के लिए जाती है। अपनी अंग्रेजन गोरी बहू को तो उसने पहले से ही देख रखा था। वो उसकी गोदी में उसका नेक रखती है और उसके बाद वो अपनी काली बहू की मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट ऊपर करती है। उसका काला चेहरा देखते ही वो जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को बुलाती है। अरे बेटा, कहाँ गया तू? अंकित, जल्दी से यहाँ पर आ। ये तूने क्या गजब कर दिया? एकदम काली कलूटी कोयले जैसी लड़की से शादी करके तू उसे घर पर ले आया। कोकिला भूमि के सिर से घूंघट हटा देती है और उससे कहती है, अच्छा बहू, तो ये बात थी, इसी वजह से तू सारा समय घूंघट करके रहती थी। ये सुनकर भूमि रोने लगती है। तभी वहां पर अंकित आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ये काली कलूटी इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ, ये काली है तो क्या हुआ? दिल की बहुत साफ है और काला गोरा कुछ नहीं होता माँ। मैं भूमि से प्यार करता हूँ। मुझे पता था भूमि को देखने के बाद आप रिश्ते के लिए मना कर दोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर भूमि की तस्वीर आपको नहीं दिखाई। और इसी के चलते तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? तभी वहां पर फौरन से अंकित की बहन विशाखा भी आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? अरे अब तू ही समझा अपने भाई को। इतनी काली कलूटी लड़की को हम इस घर की बहू कैसे बना सकते हैं? ओ माय गॉड, ये तो बड़ी ब्लैक ब्यूटी है। सच कहा माँ, ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। विशाखा के मुंह से यह सुनते ही अंग्रेजन बहू उठ खड़ी होती है और घूंघट हटाकर सभी से कहती है, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे खोरा खाला क्या होता है? हर रंग एक समान है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, और फिर खाली लोग बुरे थोड़ी होते हैं। उनका दिल भी हम लोगों के जैसा ही होता है। उनके खून का रंग भी लाल ही होता है, और तुम जैसे लोगों ने ये खाली रंग को लेकर भेदभाव बनाया है। भगवान ने अगर तुम सभी लोगों को खाला बनाया होता तो तुम क्या अपने आप से भी इतनी ही नफरत करते? ये सुनते ही विशाखा और कोकिला हैरान रह जाती हैं। कोकिला को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपनी काली बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। लेकिन अंग्रेजन बहू ने बिल्कुल सही कहा। अगर हम भी काले होते तो हम अपने आप से कभी भी नफरत नहीं करते। इसीलिए अब मुझे तेरे काले रंग से कोई परेशानी नहीं है। कोकिला ऐसा कहने के बाद अपनी काली बहू को मुंह दिखाई देती है, जिसके बाद पूरा परिवार भूमि की मुंह दिखाई बहुत अच्छे से करता है और उस दिन के बाद से भूमि अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बेटी, मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी कहीं जा रही हो क्या? हाँ पिताजी, मुझे अपने किसी खास दोस्त से मिलने जाना है। तो बेटी जैकेट तो पहन लो, बाहर बहुत ठंड है। ओ माय गॉड पिताजी, आपको पता है ना, हम जैसी हॉट लड़कियों को ठंड नहीं लगती। चलो अब मैं जा रही हूँ। आनंद अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगता है। आनंद एक बहुत बड़ी कंबल की फैक्ट्री का मालिक था। वो हर साल सर्दी शुरू होते ही गरीब लोगों में कंबल बांटता था। वहीं उसकी बेटी श्रेया अपने बॉयफ्रेंड विनय से मिलने जाती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये विनय भी ना हमेशा इस पार्क में बुलाता है मिलने के लिए, जबकि यहाँ पर कितना खुला खुला है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर विनय भी आ जाता है। विनय श्रेया को इस तरह कांपते हुए देखकर कहता है, देखो तो सही, जिसके पिता इतने बड़े कंबल की फैक्ट्री के मालिक हैं, वो बेचारी यहाँ छोटे कपड़ों को पहनकर ठंड में कांप रही है।
अब मेरा और मजाक मत उड़ाओ, ये कोई टाइम है? पूरे आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। श्रेया विनय से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, जिसके चलते विनय उसे मनाता है। वो दोनों एक छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म भुट्टा खाने जाते हैं, जहाँ पर श्रेया उससे कहती है, देखो विनय, अब मुझसे ये चोरी छुपे और नहीं मिला जाता। मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। ये सुनते ही विनय थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज दे सकूं जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी हैं। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें ऐसा सोचने के लिए मैंने नहीं कहा। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तुम बस जल्दी से मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ। श्रेया की बात मानकर विनय उसके घर पर रिश्ता लेकर जाता है, जहाँ उसके पिता आनंद विनय का लेवल देखकर अपनी बेटी से कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? इस गरीब के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की सोच रही हो? अरे ये फटीचर तुम्हें क्या ही देगा। पिताजी, अब आप अब मुझसे ये चोरी छुपे और नहीं मिला जाता। मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। ये सुनते ही विनय थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज दे सकूं जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी हैं। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। तुम्हें ऐसा सोचने के लिए मैंने नहीं कहा। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तुम बस जल्दी से मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ। श्रेया की बात मानकर विनय उसके घर पर रिश्ता लेकर जाता है, जहाँ उसके पिता आनंद विनय का लेवल देखकर अपनी बेटी से कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? इस गरीब के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की सोच रही हो? अरे ये फटीचर तुम्हें क्या ही देगा। पिताजी, अब आप हद पार कर रहे हो। विनय से मैं प्यार करती हूँ। मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी जरूर करूंगी, फिर चाहे मुझे उससे मंदिर में ही क्यों ना शादी करनी पड़े। अगर ऐसी बात है तो जाओ कर लो उससे शादी, लेकिन याद रखना इस शादी करने के बाद मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं होगा तुम्हारा, और कभी भी जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अब मुझे आपसे मदद लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं अपने विनय के साथ खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार श्रेया विनय का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और विनय अपने साथ श्रेया को अपने घर ले आता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये लड़की आपकी बहू है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। सविता और उसकी बेटी प्रिया दोनों ही मिलकर श्रेया का गृह प्रवेश करती हैं। विनय के एक गरीब से छोटे से घर के अंदर आने के बाद श्रेया को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ओहो, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है विनय, मुझे एक कंबल दे दो। दरअसल श्रेया, हमारे घर में एक ही कंबल है और सभी को उसी में गुजारा करना पड़ता है। आ जाओ, तुम भी उसी में एडजस्ट कर लेना। श्रेया देखती है कि उसकी सास, उसका पति और उसकी ननद तीनों एक ही कंबल में लेटे हुए होते हैं। वो उसमें चाहकर भी नहीं लेट पाती और उनके पास ऐसे ही बैठ जाती है। इसी के चलते उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और अपने अमीर पिता के घर को वो याद करने लगती है। ओहो, देखो तो सही, ये लोग कितने आराम से और सुकून से सो रहे हैं और मैं यहाँ पर ठंड में मरी जा रही हूँ। इन्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तभी श्रेया को एक चूल्हा और थोड़ी सी लकड़ी दिखाई देती है। वो उसे जलाकर अपने हाथ सेकने लगती है और इसी प्रकार वो पूरी रात बैठी रह जाती है। अगले दिन सभी लोग सुबह जब उठते हैं तो वो श्रेया को ठंड में ऐसे ही बैठे हुए देखते हैं। अरे बहू, ये क्या, तुम पूरी रात ऐसे ही बैठी रह गई? मुझे बता देती, मैं तेरे लिए यहाँ जगह बना देती। ठंड में थोड़ी ना माँ, देखो ना, पूरी रात भाभी जी ने सारी लकड़ी जलाकर हाथ सेके हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि खाना कैसे बनेगा। कोई बात नहीं विनय, अभी जंगल से लकड़ियां काट कर ले आएगा। चल बहू, इतने में तू मेरा काम करने में हाथ बटा दे। सविता के कहे अनुसार बेचारी श्रेया ठंड में आंगन में बैठकर ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। उसके हाथ बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। सारा काम करने के बाद वो जैसे ही घर में आती है वो कंबल ढूंढने लगती है, जहाँ उसकी ननद कंबल के अंदर बैठी होती है। ननद जी, पूरी रात आप कंबल में ही बैठी थी और अभी भी बैठी हो। थोड़ी देर मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे आपको बैठना है तो बैठ जाओ ना, कंबल क्यों मांग रही हो? अब भला मैं कंबल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? श्रेया उस फटे पुराने कंबल में बैठ तो जाती है, लेकिन उसके अंदर से हवा आर पार होने लगती है, जिसके चलते उसे ठंड लगती है। वो कंबल कभी अपनी तरफ खींचती तो प्रिया कभी अपनी तरफ खींचती। इसी के चलते उन दोनों के बीच महासंग्राम शुरू हो जाता है। ननद जी, ये कंबल मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है, तो कंबल मुझे भी चाहिए। इधर दो कंबल। कभी श्रेया अपनी तरफ खींचती तो कभी प्रिया अपनी तरफ खींचती, जिसके चलते कंबल एकदम से बीचों बीच से फट जाता है। हे भगवान, भाभी आपने ये क्या किया? फाड़ दिया कंबल।
एक तो हमारे घर में एक लौता ही कंबल था, अब हम पूरी रात कैसे गुजारेंगे? अपनी करने का फल मुझ पर मत डालो। खुद ने कमल को फाड़ा है और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। उन दोनों की लड़ाई सविता जाकर सुलझा तो देती है, लेकिन फटे हुए कंबल को देखकर वो बहुत मायूस हो जाती है। उस रात सभी लोग बहुत ज्यादा ठंड में कांपते हैं। जैसे तैसे करके वो सो तो जाते हैं, लेकिन ठंड ज्यादा लगने की वजह से सविता की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वो तबीयत खराब होने के बाद भी कंबल को सुई के द्वारा सिल लेती है। ये कंबल मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये जैसा भी है मेरा है। अब किसी ने इसके ऊपर जरा भी लड़ाई दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो पहले ही सविता की तबीयत खराब थी, तो वहीं दूसरी तरफ फटे पुराने कंबल में ठंड लगने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते विनय उसे अस्पताल लेकर जाता है। देखो, आपकी माँ के शरीर में ठंड बैठ गई है, उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, खाने पीने की चीजों पर भी, और यहाँ तक कि उन्हें गर्माहट देने की जरूरत है। ये सुनने के बाद विनय अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया तुमने कंबल पर लड़ाई करने का नतीजा। बेचारी मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा ना। ये सुनकर बेचारी श्रेया को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने एक कंबल के ससुराल में एक नया कंबल लाने के लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक कंबल बनाने की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। उसे पहले से ही कंबल बनाने का थोड़ा बहुत काम आता था, जिसके चलते वो खूब मेहनत करके फैक्ट्री में काम करती है। जब तनख्वाह का दिन आता है, वो अपनी तनख्वाह लेने जाती है। मैं जानती हूँ कि मेरी तनख्वाह बहुत कम आई होगी, क्योंकि मैं महीने के बीच में से आई हूँ, लेकिन मेरा ससुराल बहुत गरीब है और वहाँ एक फटा पुराना कंबल है जिसमें हम पूरा परिवार एडजस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन मालिक, मुझे एक नया कंबल चाहिए। जो मैंने पैसे कमाए हैं, आप उन पैसों से मुझे एक कंबल दे दीजिए, और जो बाकी के पैसे बच जाएंगे वो आप अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। ये सुनकर बेचारे मालिक को बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो श्रेया से कहता है, इतनी परेशानियों से जूझ रही हो। अरे मैं तो हर साल वैसे भी गरीबों में कंबल बांटता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें कंबल नहीं दे सकता? तुम अपने ये पैसे रख लो और कंपनी से एक कंबल ले जाओ, मेरी तरफ से भेंट के रूप में रख लो। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश होती है, जिसके चलते उसे अपने मालिक की कंपनी से एक नया कंबल मिल जाता है। अब वो नए कंबल को ले जाकर अपने परिवार को देती है, जिसमें वो पूरा परिवार चैन की नींद सोता है और उनकी सर्दी आराम से निकल जाती है।